साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है या जिस तरह की साजिश रची जा रही है उसके तार आप देखिएगा बांग्लादेश से जरूर जुड़ेंगे और अब वही चीज़ें सामने आ रही हैं। याद कीजिए, हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, तब मैंने आपसे कहा था कि बांग्लादेश खतरे में पड़ेगा। हर कोई कह रहा था पाकिस्तान पर ऑपरेशन होगा, पाकिस्तान पर ऑपरेशन होगा। यहाँ देखिए, मैंने उस वक्त भी बोला था कि बांग्लादेश कठिनाई में पड़ेगा। और एक चीज़ याद कीजिए, इस वीडियो में जिस दिन वो ब्लास्ट हुआ था मैंने कहा था कि जो जैश ए मोहम्मद है वो महिला की एक विंग तैयार कर चुका है और उसी विंग के जरिए भारत में भी महिलाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है और महिलाओं को ही ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि ऐसी लड़कियों को पकड़ो जो इस तरह से जिहादी बन सकें, इस तरह से रेडिकल हो सकें। खबरें जो आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं जिनको ट्रेनिंग मिल रही है, ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल रही है, वो लड़कियों को भी 3 सेक्शंस में बांट रही हैं। एक, गरीब लड़कियां जो पैसे के लिए इस क्षेत्र में आ सकती हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। एक, ऐसी लड़कियां जो रेडिकल एलिमेंट उनमें है, उनको अगर थोड़ा और बरगलाओगे तो वो आ जाएंगी फेवर में। और तीसरे नंबर पर ऐसी लड़कियां ली जा रही हैं जिनको कैसे भी करके डरा धमका करके इस क्षेत्र में लाया जाए। ऐसी खबरें आई हैं। आप भी जानते हैं कि एक अभी महिला पकड़ी गई थी डॉक्टर के नाम पर, उसका भी शाहीन नाम की, उसको भी किस तरह से देखा गया है कि भाई ये सबको ट्रेनिंग देती थी, जैसे डायरेक्टली जुड़ी हुई थी। तो ये तो एक काम चल ही रहा था। उसके अलावा एक खबर और आई है, महिलाओं वाला पॉइंट याद रखिएगा, उस पर मैं कंटिन्यू करूंगा। एक खबर और आई है और ये डेक्कन क्रॉनिकल ने छापा है। इंटेल फाइंड्स ढाका लिंक टू ब्लास्ट। 15 नवंबर का था ये। यानी इंटेलिजेंस ने यह फाइंड किया है कि दिल्ली के ब्लास्ट का लिंक कहीं ना कहीं ढाका यानी बांग्लादेश से था। जी, अब आगे देखिए खेल किस तरह से रचा गया है। देखिए, बांग्लादेश के ढाका में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में कुछ लोग फिजिकली शामिल थे, कुछ लोग वर्चुअली शामिल थे। वर्चुअली शामिल था पाकिस्तान में रह रहा सैफ, जो इन सब चीज़ों का मास्टरमाइंड रहता है। वो फिजिकली इसलिए नहीं आया क्योंकि ट्रेस हो जाता वो, तो उसने कहा वर्चुअली अटेंड करेंगे। बाकी ढाका में मीटिंग हुई थी और इसमें 7 ऐसे लोग थे जो फिजिकली इस मीटिंग को अटेंड किए थे। इसमें ढाका में एक इस्लामिक ग्रुप हुआ करता था जो पहले बैंड था, जिसका नाम है हिज़्ब उल ताहिर। इसका हेड जुबैर अहमद चौधरी यहां पर मौजूद था। सैफ का राइट हैंड यहां पर मौजूद था और मरकाजी जमीयत अल ए हदीस इब्तिसाम इलाही जहीर, सांस फूल गई, बड़ा लंबा सा नाम है इसका, जो जनरल सेक्रेटरी है वो मौजूद था। और बांग्लादेश का इंटरिम रिजीम का जो सेक्रेटरी होम अफेयर्स है डॉक्टर नसीरुल घनी, वो मौजूद था। यानी कि मोहम्मद यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस की जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट चल रही है, उसके भी आदमी इसमें मौजूद थे। और साफ साफ इसमें दिख रहा है इंटरिम रिजीम, जो अंतरिम सरकार चल रही है, उसका सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स नसीरुल घनी यहां पर मौजूद था। सीईओ ऑफ ढाका नॉर्थ कॉर्पोरेशंस, ढाका के नॉर्थ कॉर्पोरेशन का सीईओ और हिज़्ब उल तहरीर का कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अजाज भी यहां पर था। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का हफीज सुजादुल्लाह और हफीज अली फजुल जो भी नाम है वो यहां पर मौजूद था। और एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट सुमोन अहमद यहां पर मौजूद था। याद कीजिए, वीडियो में मैंने बताया था ये अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, जमाते इस्लामी जैसे ग्रुप लगातार मिलकर के पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में पूरी एक कोऑर्डिनेशन चला रहे हैं और एक साजिश रच रहे हैं। वीडियो में बताया था पिछले वाले में, मैं वीडियो का नंबर भूल गया कौन सा था, पर बताया था, याद कीजिएगा। यानी कि बांग्लादेश में जितने भी रेडिकल्स हैं उनके हेड, बांग्लादेश की जो सरकार अभी चल रही है यूनुस की, उसके लोग, पाकिस्तान में बैठा हुआ सैफ, इस टाइप के लोग, कोई ये देखिए एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट तक यहां पर शामिल थे। तो ये मीटिंग क्या इसके लिए हुई थी कि सड़क कैसे बनेगी? इस तरह की मीटिंग होती है तो इसीलिए होती है कि भाई कहीं पे किसी तरह की साजिश कैसे रची जाए। और इसीलिए आप देख रहे हो कि जब से ये ब्लास्ट हुआ है तब से अब तक सरकार ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया कि ये पाकिस्तान ने करवाया है, कि बांग्लादेश ने करवाया है, कि किसी और ने करवाया है। कोऑर्डिनेशन सबका, ये सब जानते हैं, पर गाज किस पे गिरेगी वो आप जान रहे हैं।
इस तरह से बांग्लादेश के माध्यम से यह कार्य किया गया है। अभी आपको एक चीज और बताता हूं, बांग्लादेश के लिए ये सब चीजें करना और आसान हो पा रहा है क्योंकि बांग्लादेश को इधर बंगाल से एक गेटवे मिल रहा है, बड़ा आसान। बंगाल के बॉर्डर पर कुछ लोग इस प्रकार की लगातार हरकतें कर रहे हैं। बेशक हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स उनको रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, पर इतने लंबे बॉर्डर पर हर जगह पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकते। एक जगह से भी कोई आदमी अंदर एंटर कर जाता है, चलो एंटर ना भी करे तो यहां से यहां कोऑर्डिनेट करना बड़ा आसान है, मैसेजेस पहुंचाना आसान है, टीमों को मोबिलाइज करना बड़ा आसान है। इसलिए मैं आज आपको एक बात और बता रहा हूं, एक छोटी सी भविष्यवाणी और कर रहा हूं जिसकी संभावना 50-50 है, बहुत ज्यादा नहीं है। हो सकता है चुनावों से पहले, हो सकता है चुनावों से पहले, कौन से चुनाव, जो अगले साल बंगाल में होने वाले हैं, वेस्ट बंगाल में मार्च के आसपास होंगे, चुनावों से पहले हो सकता है वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्योंकि बिना उसके चुनाव हो ही नहीं पाएंगे। चांसेस हैं, अगर ममता बनर्जी कोऑर्डिनेट कर देती हैं कि हाँ ऐसा यार ठीक से होने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई तरह का व्यवधान नहीं डालेंगे, तो फिर नहीं है, लेकिन हो सकता है राष्ट्रपति शासन लग जाए। और वो इसलिए तो लगेगा ही लगेगा कि वहां पर एसआईआर नहीं होने देंगी, वो इसलिए भी लगेगा कि चुनावों में बांग्लादेश की तरफ से कोई हिंड्रेंस ना हो। और मे भी बांग्लादेश इस बात का इंतजार कर रहा हो, या पाकिस्तान इंतजार कर रहा हो कि बांग्लादेश के माध्यम से यहां से कराओ, क्योंकि यहां से मैं एंट्रेंस अच्छी मिल रही है और ये उनके लिए सबसे सुलभ है अगले साल बंगाल में होने वाले चुनाव से पहले पहले। मान लीजिए चुनाव के बाद कोई दूसरी पार्टी आ गई तो शायद पाकिस्तान और बांग्लादेश को उतनी आसानी ना हो पाए जितनी आसानी मार्च से पहले है। इसलिए आप देख रहे हो कि हमने जो नोटम जारी किया है वो इस क्षेत्र के लिए भी है, इस क्षेत्र के लिए भी है और हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी है। इसलिए आप देख रहे हो कि बार बार अजीत डोभाल साहब इस नॉर्थ ईस्ट में या बंगाल में यात्राएं कर रहे हैं। और इसलिए आप देख रहे हो कि भारत किसी भी देश का भी नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि भारत अभी खुद ये तय कर रहा है कि भाई किस जगह पर हमें क्या करना है। एक बात तो मैंने आपको ये बता दी, ठीक है। आगे देखिए, मदर ऑफ सैटन, या इसे मदर ऑफ शैतान भी कहते हैं। बताया गया है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट में जो एक्सप्लोजिव था, जो हम पहले अनुमान लगा रहे थे कि अमोनियम नाइट्रेट ही होगा, उसमें बताया गया है कि अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा कम थी। बाकी एक एक्सप्लोजिव कहलाता है TATP, ट्राई एसीटोन ट्राई परऑक्साइड, इसका इस्तेमाल किया गया है बम ब्लास्ट करने में। ये एक ऐसा केमिकल है जो ज़्यादा गर्मी लगने पर अपने आप ब्लास्ट हो जाता है, ज़्यादा कंजेशन पर अपने आप ब्लास्ट हो जाता है, ज़्यादा कंप्रेशन पर अपने आप ब्लास्ट हो जाता है। तो संभावना ये भी हो सकती है कि जिस जगह से वो लेकर के जा रहा था कार में, वहाँ शायद हीटिंग की वजह से, या बहुत देर तक वो कार में रखा रहा था उसकी हीटिंग की वजह से ये फट गया हो। इस वजह से भी हो सकता है दिल्ली में जिस जगह पर लेके जा रहा था वहाँ कंजेशन बहुत था, तो उसकी भी अपनी एक हीट होती है, उस वजह से फट गया हो, या हो सकता है उसने खुद फाड़ दिया हो। तो इस पर अभी कंक्लूजन नहीं आया है, लेकिन जो चीज़ यूज़ हुई है वो TATP है। अब आप कहेंगे ये क्या है? इसका इस्तेमाल लंदन, पेरिस, ब्रसल्स, मैनचेस्टर में जो ब्लास्ट हुए हैं वहां भी इस्तेमाल किया जा चुका है भूतकाल में। आगे देखिए, ये जो TATP है, इसमें जो मेन चीजें दो यूज होती हैं, दो मेन केमिकल्स यूज होते हैं। उसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो एक आपका एसीटोन होता है और एक हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। अब एसीटोन और हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये दो केमिकल ऐसे हैं जो घर में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, या घर में जो चीजें बनती हैं जो हम डेली यूज करते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। जैसे नेल पॉलिश वगैरह हो गई, उसमें एसीटोन पाया जाता है, लिपस्टिक में एसीटोन पाया जाता है। जो जनरली महिलाएं जो चीज़ें यूज़ करती हैं उसमें एसीटोन पाए जाने की संभावना रहती है, तो एसीटोन की उपलब्धता हो जाती है। नहीं होती तो आप एक्सट्रैक्ट करना सीखिए। उसी प्रकार से ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसका उपयोग जो आप देखते हो, ये जितने भी सोडा वोडा आते हैं, है ना, वॉशिंग सोडा वगैरह, इन सब में यूज़ होता है, तो ये भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। थोड़ा 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 करके आप इनका भंडार लगा सकते हो। तो कैसी साजिश बनाई जा रही है? महिलाओं को पकड़ो जिस पर किसी को डाउट नहीं होगा, महिलाओं को ट्रेन करो जो इमोशनली और लड़कियों को ट्रेन कर सकती हैं। महिलाओं को बताओ कि तुम जाकर के बाजार से ये चीज़ें खरीदो, या ऐसी चीज़ें ढूंढो जहाँ ये चीज़ बनती हैं, फिर वहाँ से ये केमिकल्स उठाओ। इस बार ऐसे एक्सप्लोजिव नहीं उठाए जा रहे हैं जो एकदम RDX टाइप का, ऐसी चीज़ें उठाओ जो आसानी से उपलब्ध हो जाए, उन्हें इकट्ठा करो। फिर ऐसे लोग चुनो जिन पर किसी को डाउट ना हो, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वाइट कॉलर टेररिज्म वाले, जिस पर डाउट ना हो किसी को। ऐसे ठिकाने चुनो जहाँ पर कोई ज़्यादा सर्च ना कर पाए, कॉलेज है ना, मेडिकल कॉलेज, ये सब। फिर आप याद कीजिए, राइसिन नाम का वो केमिकल बना रहा था, ऐसा केमिकल बनाओ कि जिसको किसी फूड के उसमें डाल दें या किसी पीने वाली चीज़ में डाल दें और उससे लाखों लोग मर सकें, हज़ारों लोग मर सकें। जरूरी नहीं है कि ब्लास्ट करके ही मारो, कहीं ब्लास्ट करके मारो, कहीं जहर दे के मारो। मतलब एक नया फॉर्म ऑफ टेररिज्म ये लोग लेकर के आए हैं। बड़ी सोची समझी साजिश चल रही है जी। याद कीजिए आसिम मुनीर ने
कुछ महीनों पहले क्या कहा था कि अगला हमला हम भारत पर ईस्ट से करेंगे। ईस्ट क्या है? बांग्लादेश। तो ये तो कोई भी गणित लगा लेगा कि बांग्लादेश रडार पे है इस वक्त। अब आप आगे देखिए, एक चीज और आपको बता दूं, बांग्लादेश में मारामारी मची हुई है इस वक्त। एक फैक्ट है, बांग्लादेश में आज भी लगभग 50 से 60% लोग ऐसे हैं जो शेख हसीना के पक्ष के हैं। शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ था तो शेख हसीना वहां से भागी जरूर थी, भारत आ गई थी, भारत में उनको शह दी गई। शेख हसीना बार बार कहती है इस बात को कि हाँ गलती कुछ रही थी और सिक्योरिटी फोर्सेस की गलती ज्यादा थी। ये ऐसा नहीं है कि वहां के लोग नाराज हो गए थे इसलिए भगा दिया था। सोची समझी साजिश थी जिसके तहत एक क्योस पैदा किया गया और शेख हसीना को भागना पड़ा। अब वहां के लोगों को पता चल रहा है कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया। और अब वहां पर यह भी देखा जाने वाला है कि जैसे जैसे चुनाव आने को है बांग्लादेश में, वैसे वैसे कोशिश करी जाएगी कि आवामी लीग किसी भी फॉर्म में, दूसरा नाम बदल के या दूसरे तरीके से किसी भी तरह से चुनाव न लड़े। इस बात से नाराज है वहां के लोग, पहला पॉइंट। दूसरा, वहां के लोग इस बात से भी नाराज हैं कि शेख हसीना के ऊपर जो बांग्लादेश की ट्राइब्यूनल में एक तरीके से ट्रायल चलाया जा रहा है, वहां की आईसीटी में, उसमें ये सिद्ध कर दिया जाएगा कि पिछले साल जो कुछ भी क्योस बांग्लादेश में हुआ है वो शेख हसीना ने किया है, इसलिए शेख हसीना को मृत्यु की सजा दी जाए। इस तरह का वहां पर एक प्रयास किया जा रहा है। तो इस बात से भी लोग वहां पर खफा हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। पिछले 2 दिन में खबर आई है कि ढाका में जगह जगह पर ब्लास्ट हुए हैं। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बांग्लादेश धीरे धीरे गर्म हो रहा है, लेकिन टीवी में और यूट्यूब पर उतना आ नहीं रहा। धीरे धीरे आप देखना खबरें आने लगेंगी। अब खबरें आने लगी हैं कि बांग्लादेश में जगह जगह पर लोग एकदम आंदोलित हैं और कई जगहों पर वहाँ लॉकडाउन जैसी स्थिति है, कई जगहों पर धारा 144 लगाने जैसी स्थिति है। और इस समय एक चीज़ और बता दूं, मोहम्मद यूनुस को यह भी पता है कि मैं अगर सत्ता में रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 महीने और रह लूँगा। ये अगले 6 महीने बड़े क्रूशल हैं। मार्च में बंगाल के चुनाव हैं, उसी के आसपास 1-2 महीने आगे पीछे आ गई होगा, बांग्लादेश में चुनाव की बात चल रही है। तो अगर बांग्लादेश को पाकिस्तान को कुछ करना है तो इसी कालखंड में कर सकते हैं। इसलिए ये लोग ये साजिशें कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, और भारत में साजिश चल रही थी। और पाकिस्तान भी ये जानता है कि भारत के खिलाफ अगर डायरेक्टली आएगा तो कुत्ते की तरह मारा जाएगा। इसलिए वो फॉर्म ऑफ टेररिज्म बदल रहा है और बांग्लादेश से, टर्की से, इन सबसे सहारा ले रहा है अलग अलग तरह का। उसे पता है मेरे पीछे यूएस खड़ा हुआ है तो मेरे को तो कोई कुछ कहेगा नहीं, मैं जैसे चाहूं वैसे कर सकता हूं। इसलिए ये सब हो रहा है। और देखिए, अब भारत का भी कुछ आपको बताते हैं। पाकिस्तान में भी मैं आऊंगा। देखिए, जब शेख हसीना बांग्लादेश से निकली जान बचा के तो भारत ने उनको पनाह दी और लंबे समय से भारत में रह रही हैं। और आप देख रहे हो ज़्यादा चर्चा में नहीं है, ना कहीं दिखाई दे रही हैं, ना कहीं इंटरव्यू आ रहा है, ना कोई पता ही नहीं चल रहा कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन पिछले करीब 1.5-2 हफ्ते से आप देख रहे हो शेख हसीना के दनादन इंटरव्यूज आ रहे हैं। कभी एनडीटीवी को दे रही हैं, कभी किसी और चैनल को इंटरव्यू दे रही हैं, कभी किसी और जगह। यानी कि भारत को यह पता था कि शेख हसीना से कब इंटरव्यू दिलवाने हैं। जब जब शेख हसीना इंटरव्यू पे आएंगी तब तब वो इंटरव्यू किसी न किसी तरह से बांग्लादेश पहुंचेगा। जब जब बांग्लादेश के अवामी लीग के सपोर्टर उस इंटरव्यू को देखेंगे, मोटिवेट होंगे, और जैसे जैसे मोटिवेट होंगे वैसे वैसे कार्य प्रकृति पर होगा। इसलिए 1 साल पहले शेख हसीना को भारत में पनाह दी गई थी कि वक्त आने पर इनका इस्तेमाल होगा। इसलिए आप भरोसा किया कीजिए अजीत डोभाल साहब पे, वो कुछ भी खेलते हैं तो लंबा खेलते हैं। उस वक्त लोग कह रहे थे अरे इनको यहाँ क्यों पनाह दे दी, ये क्या इससे फ़ायदा होगा, ये बोझ बनेंगी, भारत पे संकट रहेगा। कुछ नहीं, अब आप देखिए संकट बांग्लादेश पर रहेगा। ऐसे खेल होता है साहब। हम क्यों अपनी मिसाइल्स बर्बाद करें, हम क्यों अपने बम बर्बाद करें, जब काम अपने आप ही हो जाना है। अगर अपने आप होने पर भी हमें लगता है कि चलो एक आध मिसाइल, वो बात की बात है। तो जिस तरह से ये लोग अपना फॉर्म ऑफ टेररिज्म बदल रहे हैं, हम भी तो फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स बदल सकते हैं। हमारे हाथ में क्या कुछ नहीं है। हमारे इंटेलिजेंस ज़बरदस्त है, हमारे पास अभी ऑफिसर्स ज़बरदस्त हैं, हमारे पास नेता लोग अभी सेंटर में ज़बरदस्त हैं। ये सब लोग डिसाइसिव लोग हैं और बढ़िया डिसीजन लेते हैं। अब एक चीज़ और बता दें आपको, आइए पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने लगे हैं। मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के संविधान को एक तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। 27वां संशोधन ला करके संविधान के द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि जितनी भी शक्तियां पहले राज्य सरकारों के पास थी वो सिकोड़ करके केंद्र सरकार के पास होती हुई मिलिट्री के पास पहुंच जाएंगी, आसिम मुनीर के पास पहुंच जाएंगी। वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने वाला है, 27 नवंबर को रिटायर हो जाएगा। उसके बाद इस पद पर आकर के वो एक तरीके से डिक्टेटर बन जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट और जो वहाँ की अन्य कोर्ट्स हैं उसके भी जजेस का कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कहाँ अपॉइंटमेंट करना है, ये भी आसिम मुनीर के हाथ में होगा। इस बात को लेकर के वहाँ की जितनी भी कोर्ट्स हैं उसके जजेस, उसके एडवोकेट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे आंदोलन बढ़ रहा है। वहाँ पे अब स्कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं, पर इसको दबा दिया जाएगा जैसा कि लगता है। कहने का मतलब है शांति पाकिस्तान में भी नहीं है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान वाले अलग हंगामा कर रहे हैं, टीटीपी वाले अलग कर रहे हैं, वहाँ पर तालिबान अलग उनको धमका रहा है, पीओके वाले अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये सब सही चल रहा था, देखा पंजाब में अब ये जितने भी वाइट कॉलर वाले हैं ये भी प्रोटेस्ट में आ गए हैं। तो शांति वहाँ भी नहीं है। अच्छा, सब कुछ हमारे अगल बगल में हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन इधर से इनको एक नया कुछ सूझा। किनका? जिसका हमने आपको बताया था कि टर्की भी एक प्लेयर है, इसको आप हल्के में ना लीजिए। टर्की ने भी क्या किया था, हमारे कुछ मिलिट्री के इक्विपमेंट्स आने थे यूएसए से, ठीक है। अपाचे हेलीकॉप्टर हम मंगा रहे थे जो कि वहाँ के एक बड़े प्लेन के द्वारा लाने वाले थे यहाँ पर, जो एक बड़ा एयरक्राफ्ट होता है उसके द्वारा। तो होता यह है कि एक बार में यूएसए से भारत नहीं उतरता, वो घूमते फिरते आता है, बीच में रेस्ट लेता हुआ आता है। देखिए, यूएसए से पहले जाएगा यूके से फिर जाएगा टर्की, और टर्की से फिर आएगा भारत। ऐसे रुकते रुकाते आता है, जो इनका बड़ा ट्रांसपोर्ट कैरियर होता है। तो हुआ ये कि जैसे ही यूएसए से यूके गया, यूके से टर्की जाना था, टर्की ने बोल दिया हमारे यहाँ मत रोको और हमारा एयर स्पेस यूज़ ही मत करो। हमने कहा ठीक है भाई, हम कुछ और देख लेंगे, तो व्यवस्थाएं तमाम हैं, तो हमने कुछ और देख लिया। लेकिन टर्की इस तरह की हरकत करके ये बताना चाह रहा है कि भारत ने उनके स्वतंत्रता दिवस की जिस तरह से या हमने उसको बधाई नहीं दी, हमने उसको तवज्जो नहीं दी, तो ये उसका विरोध कर रहा है। और टर्की लगातार आप देख रहे हो पाकिस्तान की किसी न किसी फॉर्म में मदद कर रहा है, भारत को लगातार किसी न किसी फॉर्म में विरोध दिखा रहा है। तो और ये भी बताया था मैंने आपको कि टर्की के अलग अलग स्कॉलर्स, ऑफिशियल्स लगातार बांग्लादेश में जाकर के मीटिंग्स कर रहे हैं। तो आप इनको अछूता नहीं मान सकते, आप ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि कल को कोई अगर बात बनती है तो उसमें टर्की का कोई रोल नहीं होगा। तो पूरा सिनारियो अभी ये बन रहा है कि हमारी इंटेल को ये पता चला है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश में एक ऐसी मीटिंग करी गई है अक्टूबर के लास्ट वीक में, जहां से इस चीज़ को इनिशिएट किया गया है। और अभी भी तार धीरे धीरे जुड़ते चले जा रहे हैं। ये तार किस तरह से पाकिस्तान से पूरी तरह जुड़ेंगे देखा जाएगा, लेकिन एक संभावना ये ऐसी है कि बांग्लादेश की तरफ इस बार मजबूत इलाज करने की संभावना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, मैंने आपसे कहा कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। अब इसका एक पॉइंट और है कि कभी भी किसी राज्य में आप प्रेसिडेंट रूल लगा देते हो तो वहाँ की सरकार चाहे कितनी भी बेकार सही, प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद जनताओं की जो भावना है वहाँ की सरकार के प्रति हो जाती है, ठीक है। तो मान लो आज मोदी जी वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा दें ये कह करके कि वहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो ममता बनर्जी फिर ऐसा ड्रामा करेंगी इमोशनल ड्रामा कि लोगों का समर्थन ममता बनर्जी के साथ हो जाएगा। ममता बनर्जी कहेंगे देखो मोदी ने डिक्टेटरशिप दिखा दी, देखो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, देखो ये मोदी किस तरह का है, बीजेपी को वोट मत देना। तो इससे नुकसान मोदी को हो जाएगा। अगर एसआईआर के लिए भी सिर्फ लगा देंगे तो नुकसान मोदी को हो जाएगा कि देखो ये अब जबरदस्ती थोप रहे हैं एसआईआर को। आप जानते हो पॉलिटिशियंस तो ड्रामा कर ही लेते हैं। लेकिन अगर ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर लगाया जाएगा तब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर मोदी जी ये कहें कि हमें वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल इसलिए लगाना है क्योंकि बांग्लादेश से ज़्यादा टेंशन हो गई है, और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं, हम हर उस राज्य में लगा रहे हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर बनाता है, इसलिए आप सभी लोग कोऑपरेट करें और इसी प्रेसिडेंट रूल के कार्यकाल में आप धीरे से एसआईआर करा लो और इलेक्शन करा लो। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है। और इसमें जनता नाराज भी नहीं होगी, जनता भी जानती है भाई बांग्लादेश के साथ टेंशन है। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, 50% चांसेस है। देखते हैं क्या होता है, गाड़ी कहाँ जाती है। हम सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मैं 2 दिन से वीडियो नहीं लाया, आप में से कई लोग लगातार कमेंट कर रहे थे पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर कि आप वर्ल्ड अफेयर्स पर भी डालिए, तो यार 2 दिन से ऐसा कुछ खास था नहीं, थोड़ी बहुत न्यूज़ थी 5 मिनट में कवर होने वाली। अब मैं उसको लाके पेश कर दूं और यूट्यूबर्स की तरह से मज़ा नहीं है। जब तक चीज़ें 4-5 आपस में जुड़ती नहीं है, एक चीज़ पिक्चर क्लियर नहीं होती, तब तक समझ में नहीं आती। तो मैंने कहा 2 दिन इंतजार करते हैं, अभी धीरे धीरे और चीज़ें खुलेंगी, अभी भी और खुलेंगी। अभी देखिए आप ढाका में भी देखना क्या क्या होना है। तो जो भी अपडेट आती है लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार।